हेलो फ्रेंड, मैं राजेश शुक्ला आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ। बेटा आप लोग जो है फिजिक्स में जितने भी टॉपिक होंगे उन सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट को 4-5 पार्ट में बांट दिया जाए और एक एक पार्ट का गहराई से अध्ययन किया जाए, है ना, गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम हर एक पार्ट पे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जाएंगे। और हर पार्ट का अपना अलग अलग महत्व है बेटा। किसी एग्जाम में कोई पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में कोई पार्ट से। तो हर पार्ट तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसमें वो जरूरी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला पार्ट होगा मैकेनिक्स का, है ना, मैकेनिक्स का जो पार्ट होगा उसी से हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहले पार्ट में आपको पढ़ना है बेटा वो यूनिट मेजरमेंट, मात्रक मापन, है ना, डायमेंशनल फार्मूला, परसेंटेज एरर, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क पावर एनर्जी, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम इसी टॉपिक को पहले स्टार्ट करेंगे और आज हम आपका पहले टॉपिक का पहला चैप्टर यूनिट मेजरमेंट, मापन, मात्रक और डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र पे चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है बेटा कि मापन, मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है और क्यों, ठीक। जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं या घर में ही किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं तो उस लेन देन में एक मेजरमेंट की, एक मापन की आवश्यकता पड़ जाती है ना, क्योंकि हर वस्तुओं की कीमत अलग अलग होती है और एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाए तो इसके बदले में कितनी वस्तु दी जाए कि दोनों संतुष्ट हो जाए। हम पैसे देते हैं, अगला व्यक्ति हमको सामान देता है। पैसा देने वाला व्यक्ति को अगर ये लगे कि जिस सामान की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हमने पैसे दे दिए, है ना, सामान देने वाले को हो कि जो पैसे मुझे मिले उससे ज़्यादा का हमने सामान दे दिया, तो ऐसे में बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक यूनिट, एक मेजरमेंट होना चाहिए कि कौन किस रेशियो में इसके इक्वल होगा, ठीक। तो आइए, मापन की बात हो गई तो किसी भी वस्तु के मापने के लिए आप क्या करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अज्ञात भौतिक राशि होगी और उसको मापना है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ हमको मापनी, तो कैसे माप पाएंगे? इसे मापने के लिए मैं पूछूं इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 मीटर, 3 मीटर, सेंटीमीटर, यही तो बोलोगे। लेकिन क्या आपने अपने हाथों में स्केल लेके हमेशा चलते हो कि हर समय स्केल से नाप के बताओगे? नहीं। जब आपके पास, उन दिनों की बात करो जब आपके पास कोई यूनिट नहीं था, कोई मात्रक नहीं था, ना हमारे पास कोई स्केल था, ना थर्मामीटर था, ना घड़ियां थी, है ना। क्या उस जमाने में हम लोग समय को नहीं मापते थे, लंबाई को नहीं नापते थे, एरिया को नहीं मापते होंगे? कुछ तो होगा। तो आप जरा बताओ कि अगर आपके हाथ में वो स्केल ना हो और फिर इसकी लेंथ बताना हो तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते। तो बताने का एक तरीका होगा, एक उपाय होगा। वो उपाय क्या था बेटा कि हम लोगों ने क्या किया, आप लोग गांवों में देखते होंगे कि आदमी अपने हाथों से नाप लेता है, ज्यादा बड़ी दूरी है तो इस तरीके से नाप लेता है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेकर के इसका नाम, इसे ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये है कि दूसरी वस्तु, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की सहायता से अगर हम इसको नाप लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो प्रक्रिया हुई वो इसका मापन हुआ, मेजरमेंट हुआ, ठीक है। और ये जो मार्कर है जिससे हमने इसकी लेंथ बताई
वही इसका क्या होगा, यूनिट, मात्रक होगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि हमारे आसपास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, बहुत सी राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है ना। ये सब चीजों के अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं। तो सबसे पहले इन राशियों की बात हुई तो सबसे पहले कौन सी राशियों के बारे में जिक्र? तो बेटा देखिए, सबसे पहले आदमी अपने महत्वपूर्ण कार्य को करता है जिससे कि उसका काम रुकता हो। कुछ चीजें ऐसी होती है उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी अति आवश्यक चीजें हैं कि जिसके बगैर चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उन राशियों को अपने आसपास देखा। जैसे आप सड़क पे चलते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि यार ये व्यक्ति कितना लंबा है। दूसरे को देखते हो तो बोलते हो ये व्यक्ति कितना छोटा है, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, कितनी गहराई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, एक राशि को शो करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर वो एक राशि को शो करते हैं तो उस राशि का नाम क्या है, लेंथ, लंबाई। तो ये जो लंबाई हुई उसको नोट कर लिया, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुई। ये हमारी कौन सा हुआ, मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल, मूल भौतिक राशि हो गई। तो मूल राशियां जिसके बगैर काम चलना नहीं है, उनके बारे में सोचा गया। तो आप लोग को पता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कितनी मूल राशियां हैं। तो बेटा हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, 7 7 मूल राशियां। और वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, याद है? तो ये सब चीजें तो आपको पता होगा, इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो ये जो 7 मूल राशियां थी उसमें पहली जो राशि है वो क्या है, लेंथ, लंबाई, लंबाई हो गई। जो दूसरी भौतिक राशि है वो क्या है, द्रव्यमान, मास, लंबाई, द्रव्यमान। और तीसरा क्या है, टाइम, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके बाद टेम्परेचर, ताप हो गया। फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इन्हें मापने के लिए जो हम यूनिट, जो मात्रक प्रयोग में लाते हैं, तो ये फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल जो आपके क्वांटिटीज हैं, इनको मापने के लिए जो यूनिट बनाएंगे वो फंडामेंटल यूनिट होगा। मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। किसे क्या कहा गया वो सोचिए। लेंथ, आप लोग जानते हो लंबाई को हमेशा किस में मापा जाता है बेटा, लेंथ को हमेशा मीटर में मापा जाता है। किस में, मीटर। इसका मतलब लेंथ, लंबाई का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो मूल मात्रक है लेंथ का, वो क्या है, मीटर। ठीक। द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का जो फंडामेंटल है वो केजी, किलोग्राम। समय, टाइम का क्या है, सेकेंड, समय का सेकेंड। टेम्परेचर, ताप का, ताप के लिए क्या होता है बेटा, ताप में क्या था कि ताप में आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, बहुत सारे अलग अलग यूनिट जानते हो, लेकिन जो फंडामेंटल है वो केल्विन, ताप का केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जो ज्योति तीव्रता होती है उस ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट, वो होता है कैंडेला। अब विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्लियर हो गया। 7 मूल राशियां और उनके जो मात्रक वो 7 मूल। ठीक। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और उसके मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। क्लियर हो गया। अच्छा, क्या बेटा दुनिया में 7 के अलावा भी कोई और राशियां हैं? तो बिल्कुल है। फंडामेंटल के अलावा,
फंडामेंटल के अलावा हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल यानी फोर्स, कार्य, वर्क डन, पावर है ना, इम्पल्स, मोमेंटम, भौतिक राशियां है ना। ठीक, तो ये सब राशियां क्या फंडामेंटल हैं? नहीं। तो इसके अतिरिक्त जो मूल राशियों से मिल करके कोई अलग राशि बनती है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां, डिराइव, व्युत्पन्न राशियां। और जो उसके मात्रक होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना, डिराइव यूनिट। ठीक, तो यानी हमारे पास यूनिट कितने हुए? एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव, यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न। क्लियर हो गया? अब बात आती है बेटा कि चलिए भाई डिराइव यूनिट के बारे में बताइए। तो जैसे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, है ना, स्पीड मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लीजिए और भी कोई न्यूटन जो है फोर्स की बात करोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब जिसमें केजी मीटर सेकेंड केल्विन सब लगा हो, वो सब जो मिलके बने हैं वो सब आपके व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है बेटा पूरक मात्रक। पूरक मात्रक देखो याद रखो, जो फंडामेंटल होता है वो तो अपने ही आप पे डिपेंड होता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन जो डिराइव होता है वो फंडामेंटल पर डिपेंड होता है। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों पर ही निर्भर होते हैं, यानी जो व्युत्पन्न मात्रक होता है मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? लेकिन जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, जो पूरक मात्रक होता है, उसका मूल मात्रक से कोई लेना देना नहीं होता, वो मूल मात्रक पर निर्भर नहीं करता। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं आपके पास? दो है। एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन से क्या नापते हैं? लीनियर एंगल, कोण। जो रेखीय कोण है उसको मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? रेडियन। सही है। दूसरा है स्टेरेडियन। तो जो सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है, घन कोण होता है, जो किसी सरफेस एरिया से बनता है, उसको हम लोग किससे, उसका यूनिट क्या है हमारे लिए? स्टेरेडियन। क्लियर हो गया? तो फंडामेंटल, डिराइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री। चल अब बेटा ये सब चीजें जनरल, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो क्वांटिटी है वो मूल राशि है या नहीं, मूल मात्रक है या नहीं, है ना। तो किसका मूल मात्रक बताना है, या चार ऑप्शन में से ये बताना है कौन मूल राशि नहीं है, या ये बताना है कौन मूल राशि है ना, या किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक क्या होगा वो बताना है। यही चीज पूछा जाता है आपसे, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बात आती है बेटा कि जैसे कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि चलिए हम लोग यूनिट की बात हो गई, तो क्या किसी लेंथ को, मास को या किसी और राशि को नापते समय हम सिर्फ स्केल का ही सहारा ले सकते हैं? स्केल का सहारा ले सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। जब भी हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो हमको एक यूनिट की जरूरत होगी, स्केल की जरूरत होगी, उसे मीटर से नाप लेंगे, है ना। अब बात यह है कि ठीक है बोर्ड की लंबाई बताना है, बेंच की लंबाई बताना है, क्लासरूम की लंबाई बताना है, तो चलो स्केल से नाप लो, है ना। और थोड़ी बड़ी राशि है तो टेप से नाप लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से बहुत बड़ी दूरियां हो जाए, यहाँ से आपको मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की दूरी बतानी है ना, तो हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से हम अपने घर के बीच की दूरी बताएं, तो ऐसे में अगर स्केल से नापेंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा बेटा, है ना। 1200, 1500, 1600 किलोमीटर की दूरी स्केल से नापोगे, कितने दिन में नापोगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई और साधन ढूंढते हैं। वे हमारे दिमाग जो है ये हर संभव चीज की तलाश करता है कि किस चीज को कितने आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल को बच्चा पहले पढ़ता है। जब क्वेश्चन पढ़ता है तो पढ़ते समय बीच बीच में उस क्वेश्चन में वो मार्किंग करता है, क्या दिया है
और क्या पूछ रहा है। तो जो दिया है उसको नोट कर लिया और जो क्या पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क कर लिया। फिर वो ऑप्शन तलाशता है कि जो चीजें दी गई है उसके सहारे इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या अगर उनमें से कुछ अपर्याप्त है, कुछ एकाध आंकड़े कम लग रहे हैं, तो पहले उसको निकालेंगे, फिर वो तैयार हो जाएगा मटेरियल, उसको यहाँ सेटअप कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही जब हम लोग लेंथ निकालना होता है, हमें पता होता है कि ये लंबाई नापना बहुत ही महंगा पड़ेगा और लोग मापते भी रहते हैं। जब कुछ भी नहीं चाह रहा है तो मापेंगे, लेकिन संभावनाएं बनी रहती है। आदमी तराशता है कि कुछ ऐसा हो जाता कि जल्द से जल्द हम इसकी लंबाई को बता सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, या हम लोगों ने क्या किया, कर चुके हैं बेटा, तो हम लोगों ने क्या किया, लेंथ को मापने के लिए सिर्फ मीटर स्केल का ही नहीं प्रयोग किया, उसको मापने के लिए हम तरंगों का भी प्रयोग किए। तरंगों का प्रयोग किए, वेव्स का। अब वो वेव्स का प्रयोग से लेंथ कैसे नापी जाएगी, सोचने वाली बात है ना। आप ही बताओ, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कि जब बाइक से कहीं जाते हैं तो हमको ये पता नहीं चल जाता है कि हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आ गए हैं, 40 किलोमीटर दूर आ गए हैं, या 70 किलोमीटर दूर आ गए हैं। आप पता चलता है ना, कैसे पता चलता है? जो बाइक में जो सामने मीटर लगा होता है वो ये बताता है कि आप कितने किलोमीटर, इनिशियल कहाँ था और फाइनल कहाँ है, इसके बीच कितना अंतर है, वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। आप कहीं भी जाओ बिना स्केल लगाए बता देगा, कार से जाओ बता देगा। इसका मतलब है कि एक तो वो जो पहिया घूमता है उससे भी एक तरीका है लेंथ मापने। वेव्स का, तरंगों का क्या प्रयोग, तो तरंगों का प्रयोग ये है बेटा कि हम लोग साउंड वेव का भी प्रयोग करते हैं, ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। लाइट वेव्स, लाइट प्रकाश की तरंगों का भी प्रयोग करते हैं। साउंड वेव और लाइट वेव जैसे है ना, लेजर का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब कैसे उससे लंबाई पता चलेगी। तो चलिए साउंड का एक जिक्र करते हैं। तो जब हम लोग देखिए बेटा, अगर मान लीजिए किसी स्थान पर हम हैं और पहाड़ी इलाका है, मान लीजिए ये यहां से यहां तक की ए से बी के बीच लेंथ हमको बतानी हो तो हम कैसे बता सकते हैं? तो बेटा आप लोग जानते होंगे और प्रैक्टिकली भी जानते होंगे, थ्योरेटिकली भी जानते होंगे, फिल्में भी देखते होंगे, फिल्में तो बहुत देखते हो, तो उसमें भी आप लोग देखते हो कि हीरो क्या करता है, शाहरुख खान क्या करता है, पहाड़ पे खड़े होकर के, है ना, पहाड़ पे खड़े होकर जब वो जोर जोर से चिल्लाता है तो वही आवाज कुछ देर के बाद उसको दोबारा सुनाई पड़ती है, इको साउंड, पराध्वनि सुनाई पड़ती है ना। आप भी अगर एक बड़े से हाल में सारा सामान निकाल लिया जाए और अगर आप कुछ बोलते हैं, हेलो हेलो करते हैं, तो आपको उसकी प्रतिध्वनि बार बार, एक बार के बाद जब दीवार से टकरा के आएगी तो दोबारा भी आपको सुनाई पड़ेगी। तो देखिए, अगर कोई साउंड की वेव यहाँ जा रही है तो यहाँ जाएगी और यहाँ से टकरा कर फिर वापस यहीं आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिससे कि वो तरंग यहाँ जाए और टकरा कर यहाँ, साउंड की स्पीड क्या होती है? तो देखो, साउंड की स्पीड जो होगी हवा में वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति जब स्रोत से साउंड उत्पन्न किया और उसने देखा, है ना, कि 2 सेकेंड के बाद उसको वही साउंड दोबारा सुनाई पड़ा, तो बेटा 2 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ा, तो वेव जो है यहां से चलकर यहां गई और फिर यहां से वापस भी आ गई। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अब रही बात, हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस ही निकालना है। कितना डिस्टेंस हुआ? तो v इंटू टी हो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 332 इंटू 2 हो गया, यानी इतनी डिस्टेंस। लेकिन एक बात है कि यहां से यहां तक बताना, जबकि इसमें वेव यहां गई और फिर वापस आई। इसका मतलब है कि डबल डिस्टेंस हो रहा है। हमको तो सिर्फ ए से बी तक ही जानना है, तो क्या करें, जो डिस्टेंस आएगी उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 2 बार आ रही है फिर जा रही। इसका मतलब इसका हाफ कर दो, हाफ कर दिया, तो इसका मतलब ये मेरा फार्मूला बन गया और ये आपके सामने वो डिस्टेंस आ गई
कि इतना मीटर ए से बी की दूरी हो। यानी स्पीड के फार्मूले से, साउंड के वेव से हम दो बिंदुओं के, दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते। ऐसे ही लाइट, प्रकाश के केस में यहाँ साउंड चल रही है और लाइट के केस में क्या चलेगा बेटा, लाइट चलेगी। और जब लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना, तो ऐसे में जो डिस्टेंस होगा वो होगा c × t/, लाइट की स्पीड इंटू टाइम बाई 2, जैसे इसमें साउंड की स्पीड इंटू टाइम बाई 2। ठीक है, तो ये प्रकाश के द्वारा, प्रकाश तरंगों के द्वारा दूरी निकाल लिया और ये साउंड की तरंगों के द्वारा दूरी निकाल। ठीक है, ऐसे लेजर का भी प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी दूरी, भाई हम धरती पर दूरी बता सकते हैं, लेकिन अब यहां से चांद तक की दूरी बताना हो, सूर्य तक की दूरी बताना हो, तो क्या संभव है? कोई बाइक, कोई कार जा सकती है? नहीं ना। आप जा सकते हो, स्केल लेके, हम टेप का एक सिरा मैं पकड़ लेता हूं, दूसरा लेके चलो चांद पे आप बेटा, अब फिर देख लिया जाएगा कितना होगा। क्या संभव है? नहीं संभव। तो वहां हमको जरूरत पड़ जाती है इन तरंगों की, है ना, साउंड की वेव की, लाइट की वेव की, लेजर की, है ना। तो लेजर के जरिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रकाश के जरिए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीजें होती है, जैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी दूरी है, या डिस्टेंस बहुत छोटी दूरी, बहुत बड़ी दूरी, बहुत छोटी दूरी, दोनों को मापना पड़ता है। तो जब उसे मापना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे और छोटी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम छोटी दूरियों को मापने का प्रयास करते हैं। ठीक, आपने स्केल देखा होगा, एक स्केल में आपका क्या होता है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान बने होंगे। ठीक है, तो एक एक बड़े खाने को देखोगे तो एक एक सेंटीमीटर आप बढ़ते जाओगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर के बीच छोटी छोटी लाइन होती है ना, वो क्या होता है? मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर भी हो गया। यहां से देखो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4, गिनना नहीं, ये आपका मान लीजिए स्केल हो गया। ठीक है, तो स्केल में अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा मिलता है कि ये 1 और कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो 1 सेंटीमीटर और 1 2 3 4 5 6 है, तो आपका होगा 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर और प्लस 6 मिलीमीटर, है ना, ये तो हो गया। लेकिन बेटा अगर कोई पॉइंट, ये जो छोटी लाइन है उनके कहीं बीच में होगा, तो क्या सही आकलन कर पाओगे? तो कहोगे सर थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, जो पॉइंट है थोड़ा आगे या थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, ले लोगे, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर तो होगा नहीं, गलत आएगा। तो इससे छोटी दूरी, 1 मिलीमीटर से छोटी दूरी मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? तो मिलीमीटर से जब हम स्केल से नहीं माप पाते थे तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में बर्नियर कैलिपर्स, पियरे बर्नियर ने एक कैलिपर्स बनाया था, बर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखो ये स्केल आपको 1 मिलीमीटर बताएगा, यानी कितना बताएगा? 0.1 सेंटीमीटर बताएगा। इसका लीस्ट काउंट, अल्पतमांक ये होता है, और जब बर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा। उससे भी छोटी दूरी नापनी होगी तो क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? पेच मापी, स्क्रू गेज का, वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। देखो 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा है इसमें, यानी जो पेच मापी होगी वो ज्यादा सही आंसर देगा, है ना। उससे कम बर्नियर कैलिपर्स और उससे कम स्केल देगा। क्लियर हो गया? ये सब अल्पतमांक है। क्या है? अल्पतमांक
लीस्ट काउंट, है ना, स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का, और ये आपका है पेच मापी। क्लियर हो गया बेटा। अब इससे भी छोटा हो सर तो, इससे छोटा हो तो बहुत समस्या तो आएगी। जैसे आप जानते होंगे कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, भाई ये सब तो उनके लिए है जो दिखते हैं, उनको पकड़ करके हम स्केल पे लगाएंगे, वर्नियर कैलिपर्स पे लगाएंगे, पेच मापी स्क्रू गेज पे लगाएंगे। लेकिन ऐसी वस्तु है ना जो दिख ही नहीं रही है, उसको हम ना वर्नियर कैलिपर्स पे लगा सकते हैं, ना पेच पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो और आखिरी जो उपाय है वो भाई प्रैक्टिकली होगा, उसको हम प्रैक्टिकल से देखें, है ना। किसी वायरस को देखना है, जो इस समय कोई वायरस है तो उसको अगर देखना हो, है ना, कोई कीटाणु कोई जीवाणु है, तो कैसे देखोगे? आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। तो आप उसके लिए क्या करते हो? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हो, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हो। उसके जरिए फिर उसकी साइज बताओगे, क्या साइज है, क्या है, कैसे क्या करें, वो तो उनका अपना सब्जेक्ट है, हमको तो सिर्फ उसका मेजरमेंट करना है। तो बाय प्रैक्टिकल होगा। तो बाय प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में होगा, यहाँ तो होगा नहीं, हमको यहाँ तक जानना है। अब बेटा इतने के बाद आता है तो जो छोटी दूरियां जिसे हम देख नहीं पाते उनकी बारी आती है ना। तो देखिए किसी जीवाणु का, वायरस का, है ना, जो इतने छोटे हैं उनकी लंबाई को मापने के कुछ हमारे पास यूनिट है। जैसे एक पहली बात होती है माइक्रोन। माइक्रोन को हम लोग म्यू भी लिखते हैं, है ना, 1 माइक्रोन। और एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। इसका मतलब समझते हो? 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1/10⁻⁶, यानी 1 यहाँ लिखो 1 और पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 मीटर। यानी 1 मीटर में कितने का? 10 लाख। 1 मीटर लंबाई के 10 लाख टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा उठा लो, वो आपका एक माइक्रोन हो। क्लियर है? एक माइक्रोन यह छोटी दूरी मापने का मात्रक है जिससे जीवाणुओं का आकार व्यक्त किया जाता है। जीवाणुओं का आकार व्यक्त किया जाता है, साइज बताई जाती है, और एक माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? तो जब 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर, तो 1 मीटर में तो ये इधर आएगा, तो 1 देखो ये इधर आएगा, तो 1/10⁻⁻⁶ यानी 10⁻⁶, यानी 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोन होंगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लो। बच्चे याद रखते हैं माइक्रोन मतलब -6, है ना। अगर माइक्रोन का मतलब -6 होता तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कभी आपसे जल्दी में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? तो आपने सुना बस माइक्रोन, आपने लिख दिया 10⁻⁶, पहला ऑप्शन दिख गया, मार दिया। नहीं, ध्यान से, माइक्रोन में मीटर पूछा तो -6, और 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे तो 10⁻⁶। ठीक है। अब दूसरी बात, माइक्रोन से भी छोटी दूरी होती है, उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा? ये माइक्रोन से छोटी दूरी होती है और इसकी सहायता से हम किसी तरंगों की तरंग दैर्घ्य, वेव की वेवलेंथ मापते हैं।
या परमाणु का आकार, परमाणु का एटम का साइज नापते हैं। तो आप सुनते होंगे कि एक परमाणु है जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर इतने एंगस्ट्रॉम है ना। तो वो जो एंगस्ट्रॉम होता है उससे वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य और परमाणु की साइज। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो इसी का उल्टा पूछें, एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? तो आपका मिलेगा बेटा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ? एक माइक्रोन में -6 मीटर और एक मीटर में 10⁻6 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर और एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा बेटा और भी सारी चीजें होती हैं, है ना। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनो, पीको, माइक्रो, है ना। तो जहां नैनो होगा तो -9 हो जाएगा, है ना। माइक्रो है तो 2 बार माइक्रो है तो -6 और फिर -6 यानी -12। पीको होगा -2 होगा। तो कुछ चीजें याद रखनी है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में 2 ही लोगों को पूछा ही जाता है बेटा, जो सबसे अच्छे हों और जो सबसे खराब हों। 2 ही लोग होंगे। क्लास में भी 2 ही लोगों को क्लास जानती है। क्लास का जो बेस्ट स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा लड़का हो, और यह क्लास में सबसे बदमाश बच्चा। खराब मैं नहीं कह सकता, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे, निश्चित सी बात है कि अगर बच्चे चाह लें तो क्या नहीं कर सकते, बशर्ते चाह लें। हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत है, बशर्ते वो चाह लें। क्योंकि वो जहाँ चाहता है, जिसको चाहता है तो काम करता ही है ना बेटा। लेकिन अगर वो चाह ले तो कोई काम मुश्किल नहीं, चाहे वो पीछे सीट का हो, बदमाश हो, या आगे सीट का। जो हमेशा टीचर की नज़र में है वो भी, और जो नहीं है वो भी, बशर्ते उसका अपना अलग चॉइस हो जाता है। वो मूड कहीं और, उसकी एनर्जी कहीं और जा रही है। हमको क्या करना है? उस एनर्जी को खींचकर यहाँ लगा। अगर उसने इस पे लगा दिया तो फिर उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, है ना। चल, माइक्रोन, मीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर हो गया। अब तो सबसे, मैंने कहा सबसे अच्छा, सबसे खराब। यहाँ ये बात तो है नहीं कौन सबसे अच्छा है कौन सबसे खराब। यहाँ तो ये है सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। तो चूंकि हम छोटी राशियों को बता रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, इसलिए इससे में सबसे जो छोटी राशि होगी वो होती है बेटा फर्मी। क्या होती है? फर्मी। एक फर्मी जो होती है वो किसके बराबर होगी? वो 10⁻⁻15 मीटर। समझ गए? तो आपसे यही ज्यादा पूछा जाता है कि माइक्रोन क्या होगा, एंगस्ट्रॉम क्या होगा, और अगला सवाल ये पूछा जाता है जो कई बार पूछा जा चुका है कि लेंथ, लंबाई को मापने का सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो वो सबसे छोटा यूनिट आपका है फर्मी, और फर्मी होती है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? तो चलिए बेटा, पहले हम लोगों ने उनको देखा जिसे हम खुद देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। घर की जो वस्तुएं हैं, बोर्ड है, चेयर है, कमरे की लंबाई है, उसको हम लोग स्केल से नाप लिए। फिर हम जिसको देख तो सकते हैं लेकिन दूर है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोगों ने साधन बनाया। हम लोग धरती पे कहीं भी साधन बनाए, हमने तरंगों का प्रयोग किया, है ना। छोटी राशियों को मापने के लिए माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी का प्रयोग किया। अब हम ऐसी राशियों के बारे में बात करते हैं जहां हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, है ना। तो अब जरा देखो, ऊपर चांद को देखना है, सूर्य को देखना है, या ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को देखना, इतनी बड़ी बड़ी दूरियों के बारे में बताना, इसकी लंबाई क्या है, हमसे चांद कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है ना, कोई तारा कितना दूर है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं छोटी दूरियों के बाद बड़ी दूरियों को मापने का मात्रा। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? तो पहला है हमारा लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष क्या होता है देखिए, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मतलब, तो आप जानते हो कि लाइट की स्पीड होती कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। और ये कहाँ होती है, फ्री स्पेस में, निर्वात, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष 1 ईयर, तो अगर स्पीड ये है और टाइम वह 1 ईयर है, यानी 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डे होगा। और 365 यहाँ सेकेंड है, 365 डे का मतलब 365 × 24, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इतने सेकंड टाइम। इस स्पीड से इतने सेकंड में जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगा, जो दूरी तय करेगा, वो कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो होगा c × t, तो 3 × 10⁸, और बाकी ये आपका 365, 24, 60 × 60। इसे आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा एक प्रकाश वर्ष = 9.46 × 10⁻15 मीटर, सही है। एक लाइट ईयर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक। हाँ बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा लगभग में पूछ लेता है, तो अगर हम इसको लगभग में बताना चाहें तो 9.46 इसको छोड़ दें, 3.16 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर होगा वो 10⁻15 और +1 यानी 10⁻16 मीटर होगा। यानी एक लाइट ईयर लगभग 10⁻16 मीटर होगा। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये सही होगा। लेकिन अगर आपको दिया 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻16 मीटर, 10⁻20 मीटर, तो लगभग में पूछ रहा है तो 10⁻16 मीटर होगा आंसर कि नहीं होगा, तब इसको मार दें। हाँ, दूसरी बात, कभी कभी मीटर को किलोमीटर में चेंज करके पूछता है। ऑप्शन में रहेगा लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या होगा, ये मीटर है और इसमें आप 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोमीटर बनेगा। तो लाइट ईयर होगा आपका 9.46 10⁻12 किलोमीटर। समझ में आ रहा बेटा, 1000 से भाग देंगे तो 10⁻15 और डिवाइडेड बाई 10⁻3 तो 10⁻12 भी तो बचेगा, समझ रहे हो। तो ये आपका 9.46 10⁻12 किलोमीटर। इसको अगर लगभग में बताना है तब क्या होगा, लगभग बताना है तो ये आपका 10⁻13 किलोमीटर। तो ये आपसे लाइट ईयर की बात हो। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, उसकी वैल्यू ये होती है, लगभग में ये होती है ना, लाइट ईयर हो गया। अब आती है बात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, AU याद होगा। तो खगोलीय दूरी क्या होती है उसको भी देखा है। खगोलीय दूरी का मतलब होता है बेटा, जैसे आप ब्रह्मांड में, आकाश में आप चांद तारों को रात में देखते हैं, तो एक तारे से दूसरे तारे के बीच, है ना, के बीच की दूरी निकालना चाहते हो, है ना। तो ब्रह्मांड के जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो उसको हम किस में ज्ञात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। और
खगोलीय दूरी जो हमारी होती है उसको हम AU कहते हैं। एक AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? वो होता है 1 पॉइंट, देखो बेटा कंफ्यूजन नहीं, 9.46 है, वहाँ होता है 1.496 10 की पावर 11। ठीक है, 1.496 10 की पावर 11 मीटर। 1.496 10 की पावर 11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी हो गया। अब बात आती है लास्ट, बड़ी बड़ी दूरियां निकालते चले गए, लेकिन सबसे बड़ी दूरी क्या है? तो जो सबसे बड़ी दूरी होती है वो होती है बेटा पारसेक। तो 2 क्वेश्चन याद रखना, सबसे बड़ी दूरी, सबसे बड़ा यूनिट लेंथ का पारसेक होगा और सबसे छोटा फर्मी होगा। जो पारसेक होता है वो क्या होता है? 1 पारसेक। एक पारसेक जो होता है वो होता है, ये डिस्टेंस दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है और ये होता है 3.08 10 की पावर 16 मीटर। ठीक, या एक पारसेक जो होता है, एक जो पारसेक होता है वो 3.08 10 की पावर 16 मीटर होगा। या अब इसको किलोमीटर में पूछा तो किलोमीटर में बता सकते हो, या इसको आपको लगभग में पूछना हो तो लगभग में बता सकते हो। आप कहोगे सर लाइट ईयर बड़ा होता है कि पारसेक बड़ा होता है? तो देख लो 9.46 10 की पावर 15 और 3.08 10 की पावर से, अरे भाई 15 है यहाँ, वहाँ 16 है, सीधी सी बात, ऐसे भी देख सकते हो। तो बड़ा तो हो रहा है। अब कितना बड़ा है वो जान लो। तो एक जो पारसेक होगा वो 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटी यूनिट हमने बताया, सबसे बड़ी यूनिट बताया। ज्यादातर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, वो लाइट ईयर का 3.26 गुना, और मीटर में 3.08 10 की पावर 16 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10 की पावर 11 मीटर। एक लाइट ईयर 9.46 10 की पावर 15 मीटर होता है। लाइट ईयर को अगर लगभग में पूछेगा तो 16 मीटर होता है। किलोमीटर में पूछता है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो आपने जान लिया माइक्रॉन, एंगस्ट्रॉम, नैनो, पिको, माइक्रो, माइक्रो पढ़ लिया। सबसे छोटा फर्मी 10 की पावर -15 मीटर, वो भी पढ़ लिया। बड़े यूनिट में प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक, और उसका रिलेशन भी आपने लाइट ईयर पर। यानी अगर लाइट ईयर में इस वैल्यू में आप 3.26 इंटू करोगे तो आपको ये वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये पारसेक होगी। ठीक, अब बात आती है बेटा कि अगर हम द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में अगर आपसे पूछें तो क्या आप बता सकते हो मास का, द्रव्यमान को मापने के मात्रक क्या क्या है? तो आप कहोगे सर किलोग्राम होता है, ग्राम होता है ना, क्विंटल होता है, टन होता है, मीट्रिक टन होता है, बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा की यूनिट क्या होगा बताओ? सबसे छोटा यूनिट क्या होगा वो बताओ? तो कहोगे सर सबसे छोटा यूनिट क्या ग्राम होता है, क्या मिलीग्राम होता है? तो ग्राम होता है कि मिलीग्राम होता है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तब तो बता ही दोगे, 1 सेंटीमीटर में 10 होगा। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होता है ना, तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो क्या आप बताओगे? ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो कितना होगा? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? बोलो, 10, 100 या 1000? तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब बात, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है द्रव्यमान का, वो ये सब नहीं होता, वो होता है CSL।
चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा ये जो है द्रव्यमान को मापने का सबसे बड़ा यूनिट होता है बेटा। और ये जो होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का सन के मास का 1.4 टाइम होता है, 1.4 गुना होता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है एक CSL। तो जब पूछा जाए CSL क्या होता है ना, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा, ये क्या होती है? तो द्रव्यमान को मापने का सबसे बड़ा यूनिट मात्रक, और सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। क्लियर है? सबसे छोटा यूनिट क्या हो? कहोगे सर ग्राम? नहीं। और छोटा? मिलीग्राम। मिलीग्राम, मिलीग्राम से भी छोटा होता है? नहीं होता। होता है कि नहीं होता? होता है। क्या होता है तब? अगर मिलीग्राम नहीं है सबसे छोटा तो क्या होता है? उससे भी छोटा आपने देखा है, सुना है? नहीं सुना है। हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो निश्चित सी बात है हम सब जानते तो होंगे ही, है ना। आपने परमाणुवीय द्रव्यमान का नाम सुना है? परमाणुवीय द्रव्यमान तो याद है? परमाणुवीय द्रव्यमान क्या होता है? एक परमाणुवीय द्रव्यमान जो होता था वो कितना होता है? ठीक है? नहीं तो आपको है परमाणुवीय जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास AMU, है ना, वो कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 kg। ये सबसे छोटा यूनिट और ये सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है। इसके अलावा बेटा जब हम लोग CSL पढ़ लिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा AMU एटॉमिक मास यूनिट, स्मॉल ए रहेगा एटॉमिक मास यूनिट और CSL। ठीक है। तो आप 1.67 10⁻⁻27 1.4 ms, ये हो गया द्रव्यमान को मापने के लिए। तो हम लोगों ने बेटा यूनिट मेजरमेंट में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी राशियों को मापने के लिए अलग अलग तरह के मात्रकों के बारे में जाना, कैसे मापा जाता वो सब भी हम लोगों ने जाना। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल की सहायता से ज्ञात की जाती है। हाँ, एक चीज़ और रह गया, उसके बारे में सुनना। ये जो हमारा समुद्र की गहराई है, उस समुद्र की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम तरंगों का प्रयोग करेंगे। तो एक शब्द आता है बेटा सोनार। सोनार एक शब्द है कि पूछा जाता है सोनार क्या होता है? तो सोनार की सहायता से हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं या समुद्र के भीतर गिरी हुई या किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं सोनार से, है ना। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है सोनार क्या होता है। सोनार का जो मीनिंग आप जानते हो उसको ध्यान रखना, है ना, कि सोने के आभूषण बनाने चले जाओगे, ध्यान रखना सोनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ठीक बेटा, यूनिट मेजरमेंट में हमने आपको वो सारी चीज़ें बता। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि 1 kg क्या होता है? 1 किलो। तो उसके लिए आप लोगों ने 9th में क्वेश्चन पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको बताया गया था कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है, वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक कब होती है? तो जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का जो घनत्व होता है डेंसिटी, वो क्या होती है? अधिकतम होती है। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए कहा गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 किलोग्राम जल, 1 लीटर जल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल लिया जाए तो उसका जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वह 1 किलोग्राम माना गया है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि 1 kg होता है, 1 किलोग्राम कितने के बराबर होगा? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम। ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है। और
हम लोग आज यूनिट और मेजरमेंट के बारे में ही बात हुई, मापन और मात्रक के बारे में बात हुई। ठीक है बेटा, अब इसका जो अगला लेक्चर होगा वो होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला, बीमा और बीमीय सूत्र का, बीमा और बीमीय सूत्र का। इससे भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आपका होगा परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बेटा, लगे रहिए। ओके ठीक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।